सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के संचयन की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी पूरक, उसके पाठ स्मृति की चर्चा करेंगे। श्री राम शर्मा जी द्वारा ये लिखित रचना है। स्मृति का अर्थ होता है याद। तो यहाँ श्री राम शर्मा जी जो स्मृति है उनके जीवन की, उसके विषय में बता रहे हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है कि दिसंबर आखिर या जनवरी का महीना रहा होगा, प्रारंभ का। चिल्ला जाड़ा का अर्थ होता है कड़ाके की सर्दी जो थी वो पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी। पूर्व का अर्थ होता है पहले। इसलिए श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि शीत की भयंकरता अर्थात उसकी भीषणता जो थी, अधिक सर्दी बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30-4 बजे होंगे उस समय की एक घटना श्री राम शर्मा जी अपने बचपन की बताते हैं कि मैं अपने कई साथियों के साथ झरबेरी जो बेर की झाड़ी है उसमें से तोड़ कर बेर खा रहा था। तो तभी पास में से गांव का एक आदमी गुजरा और उन्होंने हमें झरबेरी से इस तरह बेर तोड़कर खाते हुए देखा और जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र घर लौट जाओ। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। तो श्री राम शर्मा जी यहाँ बताते हैं कि एक बच्चे की सुलभ जो सहज भावनाएं कैसी हैं कि मैं घर की तरफ चलने लगा। उनके साथ में उनका छोटा भाई भी था जिसके नाम का वर्णन यहाँ नहीं है। श्री राम शर्मा जी ने जब यह आवाज़ सुनी तो उन्हें डर लग रहा था कि उनके जो बड़े भाई साहब हैं उनसे उनकी पिटाई होगी। इसलिए वे सहमते हुए अर्थात डरते हुए घर की तरफ गए। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कसूर अर्थात उनसे क्या गलती हो गई है जो इस तरह उन्हें मार का सामना करना पड़ेगा। ये आशंका है उनकी, अपना भय है मन का। डरते डरते वो घर में घुसे। आशंका का अर्थ है संदेह। इस बात का था कि जो बेर वो झरबेरी से तोड़ रहे थे उसके अपराध में अर्थात वो जो उन्होंने काम किया था उसके विषय में उनकी पेशी ना हो, अर्थात बड़े भाई इस विषय में उन्हें ना डांटे कि तुमने झरबेरी से तोड़कर बेर खाए हैं। पर आंगन में बैठे हुए जो भाई साहब थे वो पत्र लिख रहे थे। लेखक श्री राम शर्मा हमें बताते हैं कि उनको इस तरह आंगन में पत्र लिखता देखकर जो पिटाई का भय था अर्थात डर था वो दूर हो गया। अब लेखक को ये समझ में आ गया कि पिटाई नहीं होगी। तो जब भाई की तरफ वो देखते हैं तो भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाओ और मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, जो उनके गांव से कुछ दूरी पर था। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। यहाँ श्री राम शर्मा जी बताते हैं कि उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियां डालने के लिए मक्खनपुर डाक खाने में भेजा। यही काम था जिसके लिए उन्हें घर में बुलाया गया था। पर उनके मन की आशंका थी कि शायद उन्हें झरबेरी से बेर तोड़ने के अपराध में दंड ना दिया जाए। जाड़े के दिन थे। जाड़े का अर्थ है बच्चों सर्दी के। तिस का अर्थ है इस पर जो हवा का प्रकोप था अर्थात जो भयंकरता थी हवा की, उससे कंपी अर्थात बहुत अधिक ठंड लग रही थी, कंपा देने वाली शरीर को। हवा मंजा तक ठिठुरा रही थी। अंदर तक जो हवा है वो ठिठुरा देने वाली थी। इसलिए वे कहते हैं कि हमने कानों को अपनी धोती से बांध लिया अर्थात अपने कानों के ऊपर धोती को बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। माँ ने भुंजाने के लिए उन्होंने भुजे हुए जो चने थे वो हमारी धोती में बांधकर हमें दे दिए कि रास्ते में खाने के काम आएंगे हमारी भूख को मिटाने के लिए। तो हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। डंडा साथ में रखा जाता था उस समय ताकि मार्ग में आने वाली जो विभिन्न मुसीबतें हैं उनका सामना किया जा सके, जिसका वर्णन श्री राम शर्मा जी आगे करते हैं। मंजा का अर्थ होता है बच्चों हड्डियों के भीतर का जो मुलायम पदार्थ है वहाँ तक वो ठंडक उन्हें कंपा रही थी। तो भुजाने का अर्थ है भुनवाना, कि हम चनों को जो भुने हुए चने खाते हैं तो ऐसे चने हमें बांध दिए भुने हुए एक धोती में ताकि हम रास्ते में अपनी भूख को मिटा सकें। तो दोनों भाई जब घर से निकले तो दोनों के हाथ में डंडा था। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह का अर्थ है प्यार,
यहाँ लेखक और उसके भाई को था, उतना उस समय उस उम्र में, जिस उम्र के पड़ाव में वो थे, लेखक कहते हैं कि राइफल से जो बंदूक थी उससे भी हमें नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का अर्थ है यहाँ, नारायण का वाहन है गरुड़। जिस तरह गरुड़ सांपों को खा जाता है, मार देता है, ठीक उसी प्रकार जो लेखक श्री राम जी का डंडा है वो सांपों को मार देता था। इसलिए उन्होंने सांपों के लिए अपने डंडे को नारायण वाहन की संज्ञा दी है। लेखक श्री राम शर्मा हमें बताते हैं कि मक्खनपुर से स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, जो गिरते थे आम, झाड़ा जाता था उनको। इस कारण वो मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता, अर्थात उस डंडे का प्रयोग उस समय वो आमों को झाड़ने के लिए करते थे। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जो मक्खनपुर हमारे गांव से कुछ दूर था, हम खुश शरीर के साथ, अर्थात मन में हमारे बहुत खुशी थी कि पिटाई भी नहीं हुई और अब हम मक्खनपुर जा रहे हैं। चिट्ठियों को लेखक कहता है कि मैंने अपनी टोपी के नीचे रख लिया, क्योंकि हमारे जो कुर्ते हमने पहने थे उसमें जेबें नहीं थी। हम दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति का मतलब बहुत अधिक भयंकर, भयंकर का अर्थ है भयानक, एक काला सांप रहता था। जो कुआं था वो कच्चा था, वो रास्ते में पड़ता था और 24 हाथ गहरा था। ये बच्चों की कल्पना बताई गई है कि अगर उसे हाथों से मापा जाए तो 24 हाथ गहराई थी उसकी। उस कुएं में पानी नहीं था, लेखक हमें बताते हैं, और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सांप उसमें कैसे गिर गया होगा। लेखक कहते हैं कि कारण कुछ भी हो, पर उसके कुएं में होने का ज्ञान हमें केवल 2 महीने पहले ही हुआ था। इससे पहले हमें पता नहीं था कि उस कुएं में सांप भी है। तो बच्चों का नटखट स्वभाव बताया है कि किस तरह शरारती होते हैं बच्चे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो लेखक की मित्र मंडली थी, उनकी पूरी टोली थी, उसको उन्होंने बानर संज्ञा कहा है, बानर संज्ञा दी है कि वो टोली बंदरों की तरह शरारतें करती थी। एक दिन लेखक कहता है कि जब हम स्कूल से लौट रहे थे तो हमें कुएं में उझकने अर्थात झांकने की सूझी। हमारा मन किया कि हम उस कुएं में झांकें और देखें कि इसमें क्या है। सबसे पहले उझकने वालों में मैं ही था, अर्थात सबसे पहले मैंने ही झांक कर देखा। यहाँ लेखक श्री राम शर्मा हमें बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, तो सबसे पहले ये शरारत वाला काम मैंने किया। कुएं में झांककर मैंने देखा और एक ढेला अर्थात एक मिट्टी का या पत्थर का जो टुकड़ा था उसको मैंने उसके अंदर फेंका, और उसकी आवाज़ कैसी होती है ये सुनने की मेरी उत्सुकता थी। मुझे ये पता नहीं था कि उसमें सांप है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। प्रतिध्वनि मतलब गूंज, जब हम बोलते हैं और एक संकरे स्थान से जब वो आवाज़ गूंज कर आती है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। जिस तरह का स्वर हम बोलते हैं उसी स्वर का वापस आना। तो ये इच्छा थी लेखक को कि मैं जोर से उस खाली कुएं के अंदर बोलूँगा और वैसा ही स्वर वापस आएगा। पर जैसे ही उन्होंने कुएं में, ज्यों ही का अर्थ है यहाँ जैसे ही, उस ढेले को, उस मिट्टी के टुकड़े को फेंका, त्यों ही उन्हें एक फुसकार अर्थात सांप के फफकारने की जो आवाज़ थी वो सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए पहले तो हम सब बालक उस फुसकार से चकित हो गए, हैरान हो गए कि यह फुसकार कहाँ से आई। जैसे कलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। जैसे जो मृग है, हिरन है, वो कलोले करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, उछलते कूदते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था उस समय कि कोई मृग समूह जो है अगर वो अपनी क्रीड़ाएं कर रहा है और समीप से कुत्ते के भौंकने की जो आवाज़ सुनाई देती है उससे जैसे वो हैरान हो जाता है, ठीक उसी तरह हम तो प्रतिध्वनि जो गूंज की आवाज़ थी उसको सुनने के लिए उत्सुक थे, परंतु हमें सांप की फुसकार जो सुनाई पड़ी तो उससे हम वैसे हैरान हो गए। उसके उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है के बाद, सभी ने उछल कूद करते हुए एक एक ढेला उस कुएं में फेंका और कुएं से आने वाले क्रोधपूर्ण फुसकार पर
कह कह लगाए, अर्थात हम हंसे। उस समय बाल्यावस्था के कारण हमें वो डर नहीं था कि सांप उस कुएं में बैठा है। गांव से लेखक कहता है कि मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः, प्रायः का अर्थ है हमेशा, प्रतिदिन जब वो वहां से गुजरते थे तो वो कुएं में वैसे ही ढेले फेंकते थे। तो लेखक कहता है मैं तो आगे भागकर जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से मैं ढेला फेंकता था। ये हमारी रोज दिन की जो दिनचर्या थी, जब हम वहां से गुजरते थे तो इस तरह का कार्य हम करते थे वहां से गुजरते हुए अपने मित्रों के साथ। तो लेखक कहता है कि हमारी रोजाना की, हर रोज की एक आदत सी बन गई थी कि जब भी उस कुएं के नजदीक से गुजरेंगे हम उस तरह का कार्य अवश्य करेंगे, ढेला फेंकने का। तो सांप की फुसकार करवा लेना उस समय एक बड़ा काम समझा जाता था कि किसके ढेला फेंकने से सांप ने फुसकार भरी, वो अपने आप को विजयी मानता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों भाई उस कुएं के नजदीक से गुजरे तो कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की जो प्रवृत्ति हमारी थी, जो स्वभाव था, वो जागृत हो गई, वो एकदम जाग गई कि आज भी हमें सांप के उस फुसकार का स्वर सुनना है। तो मैं कुएं की ओर बढ़ा, लेखक श्री राम शर्मा कहते हैं, और छोटा भाई मेरी देखा देखी मेरे साथ चल पड़ा उस कुएं की तरफ। जब हम कुएं के नजदीक पहुंचे, श्री राम शर्मा जी कहते हैं, तो मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मतलब जिस तरह एक हिरन के बच्चे, जो बच्चा है वो अपने जो वृद्ध या बड़ा हिरन है उसके पीछे हो जाता है, ठीक उसी तरह मेरे साथ वो मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे आ गया। तो कुएं के किनारे से मैंने एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर वो ढेला गिरा दिया कुएं में। पर लेखक कहते हैं कि मुझे उस समय याद ही नहीं रहा कि मैंने उसके नीचे चिट्ठियां भी रखी हैं। पर मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। ये मुहावरा है कि मुझ पर एक भयंकर, जिस तरह बिजली गिरती है वैसी चोट मुझे लगी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं वो सुनने का समय मेरे पास नहीं था उस घबराहट के कारण। ढेला उसे लगा या नहीं ये बात मुझे अब तक स्मरण नहीं है, याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो मैं उस फुसकार को सुनना और ढेला उस सांप को लगा या नहीं लगा यह देखने में असमर्थ था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन चिट्ठियों की तरफ था। अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होकर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। वो स्थिति मेरी उस समय थी जैसे किसी हिरन को जब वो शांत स्वर में घास चर रहा हो और अचानक उसे गोली लग जाए और उसकी आत्मा निकल जाए, वो तड़पता जाए, तो वो तड़प की जो स्थिति थी वो मेरी उस समय थी उन चिट्ठियों को कुएं में जाता देखकर। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा, अर्थात मैं उसकी तरफ लपका भी, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। मतलब उस तेजी के साथ मैंने हमला किया, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। लेखक कहते हैं उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता है, ऐसी स्थिति बन पड़ी थी। कुएं की पाट अर्थात उसके किनारे पर बैठकर हम दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई तो ढाड़े मारकर अर्थात जोर जोर से रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, अर्थात मेरी आंखों में पानी भरा हुआ था। मैं बहुत दुखी था अंदर से कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपकता है। इस तरह मेरी पलकें उस समय उस पतीली पर लगे हुए ढक्कन की तरह थी और मेरी आंखें उस पतीली की तरह थी जिसमें उफान आ रहा था और जिसमें से आंसू रूपी जो पानी है वो बाहर टपक रहा था। निराशा और पिटने के भय अर्थात डर और उद्वेग जो मन में गुस्सा था से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते। जो पलकें थी वो उसका ढक्कन मानो उन आंसुओं को बाहर नहीं आने देना चाहता था, पर कपोलों मेरे जो गाल थे उस पर आंसू जो ढुलक रहे थे अर्थात बाहर की तरफ आ रहे थे।
माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए। इन सब पंक्तियों का अर्थ है कि इस समय जो लेखक था वो बहुत दुख में था, और दुख में हर एक बच्चे को माँ की गोद की याद आती है। वो चाहता है कि माँ की छाती से लगे और माँ लाड प्यार करके उसके उस दुख को भुला दे। तो इस समय श्री राम शर्मा जी की जो अवस्था है वो भी वालिब अवस्था में है। वो चाह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में जब उन्हें अपने बड़े भाई से डांट लगेगी तो माँ ऐसी स्थिति में उनकी मदद करे, चिट्ठियाँ फिर लिखती जाएंगी, ऐसा उनको दिलासा दिलाए। और अब उनकी तबीयत कर रही थी कि इस कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए ताकि वो चिट्ठियाँ ढक जाएं, अर्थात कोई भी ऐसा उनके पास संदेश ना रहे, कोई प्रूफ ऐसा ना रहे कि कुएं में जो चिट्ठियाँ हैं वो गिर गई हैं। तो इस तरह श्री राम शर्मा जी अपने बचपन की एक कहानी हमें बता रहे हैं, एक वास्तविकता बता रहे हैं कि किस तरह एक बच्चे के मन में अलग अलग भाव पैदा होते हैं। जब उससे गलती हो जाती है तो अंततः उसे माँ का प्यार याद आता है, माँ की वो गोद याद आती है जिसमें वह अपने उस दुख को भुला देता है। तो बच्चों, आज संचयन के पाठ समृद्धि का पठन कार्य जो है और शब्दार्थ, कठिन शब्दों के जो अर्थ मैंने आपको बताए, यहीं तक हम रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो अगला चरण है उसके विषय में समझाऊंगी, उसके कठिन शब्द बताऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपकी शिक्षा में मददगार सिद्ध हो रहा है। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं बच्चों, ताकि विभिन्न समय पर जो मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसका लाभ आपको मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नमस्कार।